तो हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, जिनमें हमने देखा था कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड को देखा, फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा और फिर हमने ग्राफिकल मेथड भी समझा। तो इन मेथड्स को यूज़ करके हम किसकी वैल्यू निकालते थे, तो x और y की वैल्यू हम रिमूव करते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्रेमर्स रूल। ठीक है, या तो आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलो या क्रेमर्स रूल। तो हमने एलिमिनेशन मेथड देख लिया था, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो ये आपको समझ में आया होगा, जो हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में इन तीनों मेथड्स को हमने कवर कर लिया था। अब जो हमारा है प्रैक्टिस सेट 1.3, वो पूरा डिपेंडेंट किस पर है, तो क्रेमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड पे। तो क्रेमर्स रूल को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग करते कैसे हैं। तो देख लो एक बार, देखो जब हमें वैल्यू इस तरह से ऐसे दो लाइंस में दी हुई है, मान लो अंदर हमें दे दिया है A1, A2, B1, B2। तो ये हमारे पास चार वैल्यूज़ है। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, रो R1, और ये हो गया हमारा रो R2। फिर ये जो हमारा है A1 और A2, इसको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम C1, और B1 और B2 हमारा क्या है, ये है हमारा कॉलम C2। ठीक है, तो रो और कॉलम तो आपको पता होगा, जब इस तरह से वैल्यू दी रहती है तो ये रोज़ होते हैं, और जब इस तरह से कोई चीज़ लिखी होती है तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे कॉलम कहलाते हैं। तो जो आप लोग करने वाले हो, तो आप लोग सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इस स्टैंडर्ड में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में आप लोग सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे। वही जब आप 11th और 12th में जाओगे तो फिर आप देखोगे कि आपको थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, मतलब कि रो में 3 वैल्यूज़ दिए रहेंगे और कॉलम्स में 3 वैल्यूज़ दिए रहेंगे, तो उसको हम लोग थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर कहते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर रहे हो। तो अब 2/2 का क्या मतलब है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है रो और ये 2 रिप्रेजेंट करता है कॉलम का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 2 रो है, एक ये रो और एक ये रो, और कॉलम्स कितने हैं, तो 2, 1 कॉलम है 2 कॉलम। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको वैसे बस फॉर नॉलेज बेस है। अब हम लोग समझते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते कैसे हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो देखो, मान लो आपको डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है 4, 3, 5, 8। ठीक है, तो ये कुछ डिटर्मिनेंट के वैल्यूज़ आपको दिए होंगे। आपको फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट डी से डिनोट होता है। तो डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो उसका भी एक ऑर्डर होता है। आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे पहले 8 से। ठीक है, तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, उसके बाद आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दोनों को माइनस कर देंगे। अब आप सोचोगे कि पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नहीं, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा।
इसको सॉल्व करने का, मल्टीप्लाई करने का सिस्टम यही है कि पहले आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तभी जाके आपका जो d का वैल्यू है, d मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, वो सही से आएगा। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में उल्टा फुल्टा किया तो d की वैल्यू गलत आ सकती है। तो देखो, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको क्या करोगे, सबट्रैक्ट मतलब माइनस करोगे। तो 4 8 ज़ा 32 और 5 3 ज़ा 15, और दोनों को आपको करना क्या है, तो माइनस। तो इतना समझ में आया होगा आपको। तो अब देखते हैं, जब आप 32 को 15 से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या बचेगा, 12 में से 5 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब देखो, डिटर्मिनेंट का एक जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। c क्या होता है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। अगर मान लो कि आपको कोई वैल्यू दे दिया, जैसे 4x प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको यूज़ करके अगर आप डिटर्मिनेंट के मेथड्स को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि ये जो हमारा 10 है, 10 क्या है हमारा, तो कांस्टेंट वैल्यू है। और डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर मान लो कि आपको कोई ऐसा इक्वेशन दे दिया है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सबसे पहला आपका काम है कि उसको राइट हैंड साइड में करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू नहीं आता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू सही आएगी। तो याद बस आपको क्या रखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा किस साइड में आएगा, तो राइट हैंड साइड में। अब इनको सॉल्व करने के आपको फॉर्मूलाज क्या हैं, तो वो देख लो। जब आप d को फाइंड करते हो, दैट इज डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो आपको क्या करना है, बस a की जगह पे आप लिखोगे c1 c2, बाकी जो b है वो वैसे ही रहेगा। फिर जब डिटर्मिनेंट ऑफ y फाइंड करोगे तो a1 a2 यहाँ पे आ जाएगा c1 c2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किस तरह से करना है। तो देखो, अब आप सोचोगे कि ये a1 a2 क्या है, ये b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है। तो उसको समझने के लिए हमें पता है कि जब लीनियर इक्वेशन हमें दिया रहता है तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे दिया रहेगा। मान लो हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये दे दिया है। और दूसरा इक्वेशन दिया है 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -2। तो इसमें हमें पहले क्या समझना है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा राइट साइड में आने चाहिए। तो हमारे पास राइट साइड में है, और ये हमारा नॉर्मल जनरल फॉर्म है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ देखो, a की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं कि 4 है, तो इसको आप लिख सकते हो a1, इसको मान लो b1, ठीक है, और ये हो गया हमारा c1। फिर ये हो गया a1, सॉरी ये हो जाएगा a2, 4 हो जाएगा हमारा b2,
और -2 हमारा क्या कहलाएगा, C2। तो जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो इन्हीं वैल्यूज़ को आप पुट करोगे अपने डिटर्मिनेंट में, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जो हमारे पास साइन होता है ये जो इस तरह से दो लाइंस दिए रहते हैं, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर हमें वैल्यूज़ दिए हुए रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना रहता है, डिटर्मिनेंट दैट इज डी। फिर उसके बाद आप फाइंड करते हो डी एक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, उसको बोलते हैं डी एक्स। तो डी एक्स में आप क्या करते हो, बस ये जो a1 a2 है इसको हटा दोगे। इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, c1 c2 b1 b2 एज इट इज़ रहेगा। तो बस याद क्या रखना है कि जब dx आप लेते हो तो a1 a2 को हटा के उसकी जगह पे c कर देना है, c1 c2। तो ये x में होता है। और y वाले में क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ y आप फाइंड करते हो तो वो हो जाता है a1 a2 और फिर c1 c2, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ y करते हैं तो ये तो सेम रहता है, हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, dx आपको मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, x की वैल्यू को ही फाइंड करना रहता है। तो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, जब आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट मतलब d की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू निकाल ली और dy की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू, जो हमारा मेन आंसर रहेगा। तो उसके लिए हम करते हैं dx अपॉन d, ठीक है, dx अपॉन d। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि d की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा आंसर x का क्या आएगा, नॉट सॉल्यूबल होगा। फिर उसके बाद y के लिए आप क्या करोगे, dy अपॉन d, तब जाके आपको y की वैल्यू मिलेगी, जो हमारा मेन इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद होता है, क्या, x और y की वैल्यूज़ को रिमूव करना। तो डिटर्मिनेंट मेथड एक्चुअली बहुत इजी रहता है। तो ये हमारा जो हमने समझा होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से वैल्यूज़ निकालते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2×2 का आपको नंबर्स दिया रहता है, जैसे a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रो, और ये वाला होता है हमारा कॉलम, ठीक है। तो ये कितने के होते हैं, 2×2 के। इनको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर क्यों, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स में वैल्यू दिए होते हैं वो दो ही दिए रहते हैं। 2×2 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यूज़ आते हैं उनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर उसको करने के लिए हम लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं dx। तो dx भी सेम रहता है, c1 c2 b1 b2। तो dx को भी सॉल्व करने का सेम चीज़ है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन आपको उल्टा फुल्टा नहीं करना है, पहले इसको हम लोग करेंगे तब जाके ये वाले टर्म को करेंगे, और दोनों को क्या करोगे आप, माइनस। फिर dy को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो वही a1 a2 c1 c2, ठीक है। इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, और जो भी वैल्यू आपको मिलती है डिटर्मिनेंट की, dx की और dy की, इनको यूज़ करके हम x की वैल्यू निकालते हैं, जो है dx अपॉन d, ठीक है। और d की वैल्यू हमें 0 नहीं मिल रहनी चाहिए। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, dy अपॉन d। तो इसमें भी d की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या है। तो ये बस एक ओवरव्यू था, किस तरह से डिटर्मिनेंट होता क्या है, दैट इज़ क्रेमर्स रूल हम लोग इसको कहते हैं, कि ये क्या होता है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज को देखते हैं। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है उसको। तो
तो क्रेमर्स रूल को सॉल्व करने से पहले टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे कि डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ठीक है। तो dx और dy हम लोग बाद में देखते हैं कि किस तरह से फाइंड करना है। पहले हम लोग फाइंड करना सीखते हैं डिटर्मिनेंट। एक बार आपको डिटर्मिनेंट समझ में आ जाएगा तो dx और dy किस तरह से मल्टीप्लाई करना है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी पे रिलेटेड है। तो देखो, हमें पहला क्या दिया है, a की वैल्यू दी है 5739। तो ये जो है वो 2/2 में है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो इसको आप किस तरह से फाइंड करोगे, तो हमने क्या सीखा था, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। a की वैल्यू क्या दी है, 5, 7, 3 एंड 9, ठीक है। तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 9 में, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 में। तो कैसे होगा, 5 इंटू 9, फिर क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 में, और उसके बाद दोनों को सबट्रैक्ट। तो 5 9 ज़ा 45 माइनस 7 3 ज़ा 21। तो जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू, तो 24। तो ये क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, n बराबर मैट्रिक्स में -8 2 -3 4। तो इसको देखते हैं। n इज इक्वल्स टू क्या था, -8 2 -3 और 4, ठीक है। तो देखो, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, तो थोड़ा ब्रैकेट सोच समझ के डालना ताकि आपको दिक्कत ना हो करने में। तो सेम हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई उसी ऑर्डर में होना चाहिए, -8 इंटू 4 और ब्रैकेट लगा देना, फिर -3 इंटू 2 माइनस आएगा, फिर -8 इंटू 4 -32, फिर माइनस ब्रैकेट में ही रखो, 3 2 ज़ा 6 और माइनस, ठीक है, माइनस आएगा। तो -32 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 26। और 26 तो बिगर नंबर साइन क्या है हमारा, माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस तो आपको पता ही होना चाहिए, इतना हम लोग कर चुके हैं, फिर 9th स्टैंडर्ड से आप करते आ रहे हो, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कब साइंस प्लस हो जाएंगे और कैसे साइन माइनस हो रहे हैं। तो आपको ये साइन के हमेशा ध्यान दे के सॉल्व करना चाहिए कि कब आपका माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, कब प्लस 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 हो रहा है, तो कब माइनस प्लस माइनस हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे आपने साइन में गलती की तो आपके पूरे जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएंगे। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जो भी आपके साइन है उस पर आप ध्यान देना। फिर थर्ड देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, तो देखते हैं इसको। बी क्या दिया था, 2√3, फिर 2, फिर उसके बाद 9 एंड देन 3√3, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो घबराना नहीं। तो कुछ बच्चे होंगे कि अरे रूट में आ गया, क्या करना है। तो प्रोसेस इज़ दी सेम, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह से हम करते हैं, तो क्या होगा 2√3 इंटू 3√3, फिर 9 इंटू 2 और क्या करना है माइनस। तो देखो यहाँ पे कैसे आप करोगे, √3 ये क्या हो जाएगा, जब 2√3 होता है तो वो √3 इंटू √3
आपका आंसर होता है 3। ठीक है, अगर आपको दे दिया है √4 इंटू √4 तो ये क्या हो जाएगा, तो 4। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों होता है ऐसे। तो जब दो दो रूट्स आते हैं तो क्या हो जाते हैं, रूट कट जाते हैं। अब वो कटते क्यों है, अगर नहीं पता होगा तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। देखो √4 इंटू √4, तो रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 4 इंटू 1/2। ठीक है, ये वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हमारा क्या है, यहाँ पे बेस सेम है तो हम एक बार लिख सकते हैं 4। ठीक है, और आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4, और बेस सेम है दोनों का, तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे ऐड, 2/2। तो 2 से 2 गया तो क्या बचा 4/1, तो 4/1 का मतलब 4। तो बस इसी तरह से ये क्या हो जाते हैं, 3√3 भी उसी प्रोसेस से करोगे। तो √2 की वैल्यू होती है 1/2, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होते हैं, पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो पावर्स ऐड होंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो बेस सेम है तो एक बार लिखोगे, और 1 प्लस 1 तो ये हो जाता है 2/2, 2 से 2 गया तो बचा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 इंटू √3 इंटू √3 3, माइनस 9 2 ज़ा 18, फिर 6 इंटू 3 18 माइनस 18, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 0। तो ये किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो समझ में आ गया होगा किस प्रोसेस से कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेमर्स रूल भी हमारा इसी बेसिस पे है। तो देखो हमारा जो पहला सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसको बस ऐसे ही समझ लेते हैं एक बार। तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन दिया है। तो यहाँ देखो जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो कौन से साइड में है, तो राइट साइड में। और मैंने भी कहा था कांस्टेंट वैल्यू हमेशा राइट साइड में ही रहना चाहिए, और अगर राइट साइड में नहीं है, वो लेफ्ट साइड में दे दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको राइट साइड में लेकर आओगे। फिर देखो यहाँ हमारा क्या दिया है, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकेंड पेन को एडजस्ट कर लें, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। तो a1 की जगह पे क्या है 5। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट d की वैल्यू क्या होती थी, d हम लोग क्या लिखते थे, a1 a2 b1 b2। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये वैल्यू है। तो देखो a1 की जगह पे हमारा क्या है 5, तो यहाँ 5 लिखा है। a2 की जगह पे क्या है 2, तो 2 लिखा है। b1 की जगह पे 3, तो देखो 3 है। b2 की जगह पे 4, तो 4 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, dx के लिए हमने क्या देखा था कि बस a1 a2 को हटा के आपको यहाँ पे क्या लिखना है, c1 c2। तो c1 हमारा क्या है -11, तो देखो इधर -11, और c2 क्या है -10। फिर b1 b2 तो सेम रहेगा x की वैल्यू में, तो ये सेम है। फिर dy में हम लोग क्या करते हैं, a1 a2 को रखते हैं और b1 b2 को हटा देते हैं। इसकी जगह पे क्या आता है c1 और c2। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इजी रहता है याद रखने के लिए कि क्या करना है। d तो पता है a1 a2 b1 b2। जब x आता है तो आप क्या करोगे, जब dx आएगा तो आपको सिंपली a1 को हटा देना है और इसकी जगह पे क्या आएगा c1 c2। ठीक है, फिर वही जब हम लोग dy करते हैं
dy लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 a2 तो सेम रहेगा, ठीक है। b1 b2 को आप हटा दोगे और यहाँ क्या आ जाएगा, c1 और c2। तो उसी तरह से सॉल्व किया है। फिर उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से या 3 को 2 से, जैसा करना है। फिर उसके बाद माइनस किया, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया। फिर देखो x की वैल्यू कैसे निकली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डी। तो आप कैसे पढ़ोगे x की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डी। तो dx यहाँ पे -14 है और d क्या है 14। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया, -1। तो ये किसकी वैल्यू है, x की। फिर y के लिए क्या करते हैं, dy अपॉन डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट, तो y की वैल्यू आई -2। तो जो x और y की वैल्यू आती है वही क्या होता है, हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, x और y की वैल्यू निकालना। हमने जो एलिमिनेशन मेथड किया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, ग्राफिकल मेथड किया, हमने तीनों मेथड में क्या किया, तो x और y की ही वैल्यूज़ को निकालते थे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट में भी हम लोग सेम वही काम करते हैं, ठीक है। तो जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं आप एक बार सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेना। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी उसके हमने देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसमें हम लोग के पहले 2 क्वेश्चन में दिया है सिर्फ डिटर्मिनेंट को फाइंड करना, और थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना। तो क्रेमर्स रूल वही जिसमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ y फाइंड करते हैं, उसके बाद हम x और y की वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो देखो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, मतलब कि मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स दिए हैं। अब उन नंबर्स को हम फिल करेंगे। तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखते हैं वो 5 मल्टीप्लाई होगा किस में, 3 में, या यूँ कहो तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 में, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 4, तो 4 दिया है 2, तो 5 3 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा 8, 8 तो दिया हुआ है। अब 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, -1 2 7 और 4। तो अब इसको देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो -1 इंटू 4 -7 इंटू 2, तो -1 इंटू 4 -4 -7 2 ज़ा 14, तो ये आपको क्या मिलेगा, -18। तो -18 मिलेगा, ठीक है। और -18 क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और बिगर नंबर साइन। तो पहला हो गया। अब सेकेंड क्या दिया है हमारे पास, तो 5 7 3 0, 5 -7 3 एंड 0। तो इसको भी आप क्या करोगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 0 -3 इंटू -7, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर बॉक्स में कर लेते हैं। तो 5 0 ज़ा 0 -3 7 ज़ा 21 -21, तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 21, ठीक है। तो फर्स्ट भी हमने कर लिया। फर्स्ट हमें क्या मिला था, -18, सेकेंड हमें मिल गया 21। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 7/3
इंटू 1/2 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। तो इसमें कुछ बैलेंस नहीं करना रहता है, एज इट इज जैसे है। 7 1 जा 7 एंड 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होगा कि सामने सामने के जो नंबर्स है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब उसके बाद आपको करना है माइनस। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म सेम है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं। फिर क्या है 5 माइनस 7 माइनस 15। तो 7 में से 15 गया तो आंसर आपका क्या बचा, 8/6 माइनस में 8। ठीक है, क्योंकि बिगर नंबर स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर माइनस हो रहा है तो इसको आप स्मॉल कर सकते हो। कैसे? तो 2 3 जा 2 4 जा, तो आपका आंसर क्या आएगा, -4/3। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। फर्स्ट हमने किया, -18 आया। सेकेंड का आंसर हमारे पास 21 आया और थर्ड का आंसर आपके पास क्या आया, तो -4/3। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने सॉल्व कर लिया। तो डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देना है। क्रेमर्स रूल भी लगभग सब सेम है। डिटर्मिनेंट जिस तरह करते हो, फिर dx जैसे फाइंड करोगे, dy फाइंड करोगे। तो क्रेमर्स रूल भी 6 क्वेश्चन है, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन नंबर 1। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो क्रेमर्स रूल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है हमें। तो इसको देखते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको पता है a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको समझ में आ गया फॉर्मूला तो आप इजीली डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो ये बस एक समझ के लिए मैंने लिख दिया। तो a1 की जगह पे क्या आएगा हमारा 3, a2 की जगह पे आएगा 4। अब देखो b1 की जगह पे क्या आएगा, तो 4 लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, तो b1 होगा -4 और b2 हमारा क्या होगा, तो 3। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा -4 इंटू 4। तो कैसे होगा, 3 3 जा 9 -4 इंटू -4 तो -16। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस। तो आंसर क्या है आपका डिटर्मिनेंट का, तो 25। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, डी की। अब आपको किसकी फाइंड करनी है, dx की, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या है, बस a1 और a2 की जगह पे क्या लिखोगे आप, c1 c2, b1 b2 एज इट इज लिखते हैं। तो c1 और c2 की जगह पे क्या आएगा, 10 और c2 की जगह पे 5। b1 b2 तो हमने यहाँ पे लिखा है -4 एंड 3। तो अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 10 इंटू 3 -5 इंटू -4 या -4 इंटू 5 ऐसे भी कर सकते हो आप। तो 10 3 ज़ा 30 माइनस 5 4 ज़ा 20 लेकिन -20। ठीक है, माइनस साइन है। तो 30 माइनस माइनस प्लस, तो 30 प्लस 20 तो कितना हो जा रहा है हमारा
50। तो ये किसकी वैल्यू है, dx की, ठीक है। dx की वैल्यू 50 मिल गई। अब क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू क्या है, a1 और a2 तो वैसे ही रहेगा, चेंज क्या होता है, b1 और b2 चेंज हो जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, c1 c2। तो a1 और a2 की जगह पे क्या आएगा, 3 और 4, c1 c2 हमने यहाँ पे लिखा है 10 और 5। तो अब इसको देखते हैं, 5 3 जा सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 4, 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। तो कितना आएगा आंसर हमारा, तो ये आएगा हमारा 15 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 5 और 2 25। तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, dy की। तो देखा, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, सिमिलरली dx और dy भी वैसे ही सॉल्व करना है आपको। बस ये जो c1 c2 b1 b2 फिर a1 a2 c1 c2, अगर आपको ये याद है ना तो आप इजीली नंबर्स को पुट करके, और बाकी के स्टेप्स तो सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया। अब देखो, हमको डिटर्मिनेंट मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू मिल गई, डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू। हाँ, यहाँ देखो 15 में से हमने 40 माइनस किया तो 25 नहीं आएगा, -25। ओके, यहाँ पे गलती हो गई, तो -25, क्योंकि इस छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो -25। तो अब क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू यूजिंग क्रेमर्स रूल, ये लिखना है आपको, ठीक है। और पेपर में हमेशा याद रखना, अगर क्रेमर्स रूल लिखा है तो क्रेमर्स रूल ही यूज करना। ये नहीं कि क्रेमर्स रूल लिखा है आप ग्राफिकल रूल यूज कर रहे हो, या कहीं पे ग्राफिकल लिखा है तो आप क्रेमर्स रूल यूज कर रहे हो, तो आपका पूरा आंसर या फिर बोलो तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो जैसा रूल बोला है उसी रूल को फॉलो करना। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x, dx हमें क्या मिली थी 50, तो 50 और d हमारा क्या है 25, तो 25। तो 25 1 जा 25 2 जा, तो x की वैल्यू हमें मिली 2। y की वैल्यू निकालो कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन d। तो डिटर्मिनेंट ऑफ y क्या मिली हमें, -25, और डिटर्मिनेंट पता है हमें 25 है, तो ये क्या मिलेगा हमें, -1। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन। बस हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। तो एक बार इसको देख लो अच्छे से और समझ लो, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये वाला मेथड बहुत इजी रहता है। आपको बस a1 a2 कब लेना है, b1 b2 c1 c2 ये याद रखना है। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो c1 c2 है, जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में, ठीक है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड दे दिया है तो आप उसको कहाँ करोगे, राइट हैंड साइड में। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, वो हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 6x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5y, ठीक है। तो यहाँ देखो जो इक्वेशन हमें दिया है, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म में है जो डिटर्मिनेंट का होना चाहिए, तो नहीं। तो जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म। तो ये जो दोनों इक्वेशन दिया है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो पहले इक्वेशन में देख लो, जो दिया है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है 4, उसको कहाँ पे होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं डिटर्मिनेंट में, वो कहाँ पे होते हैं, तो राइट हैंड साइड में। तो उसको अरेंज करते हैं, तो ये होगा 4x प्लस
3y और इसको राइट हैंड साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में है, यहाँ जाएगा तो प्लस, तो 4। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर सेकेंड इक्वेशन को अरेंज करो इस फॉर्म में, तो 6x, यहाँ पे -5y है तो इसको हम लेंगे 6x के पास, तो ये क्या हो जाएगा +5y इज इक्वल्स टू 8 को उसी जगह पे रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैच करो, क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम अपना स्टेप करेंगे जो कि है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो फॉर्मूला आपको याद है A1 A2 B1 B2। तो A1 क्या है इधर 4 और A2 क्या है 6, B1 क्या है 3 और B2 क्या है 5। तो आगे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, तो 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 6 ज़ा 18, तो ये कितना आया आपका आंसर 2। तो ये डिटर्मिनेंट आया 2। अब क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या आता है, C1 C2 B1 B2। तो C1 क्या है हमारा 4 और C2 क्या है 8, B1 B2 3 5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, तो 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 8 ज़ा 24, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 और माइनस में, ठीक है। तो ये हमें मिल गया dx। अब फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो उसका क्या है A1 A2 C1 C2। तो A1 A2 क्या था 4 और 6, C1 C2 क्या है 4 and 8। तो अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, तो 4 8 ज़ा 32 और 4 6 ज़ा कितना होता है तो 24। तो 32 माइनस 24 करोगे तो आपका आएगा 8, ठीक है। तो ये हमें मिल गया d की वैल्यू, ये हमें मिली dx की वैल्यू और ये dy, ठीक है। तो अब आप क्या फाइंड करोगे, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन d। उससे पहले लिखोगे यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो dx क्या है हमारा -4 और d क्या है तो 2, तो कितना आएगा x की वैल्यू -2। अब y देखते हैं, dy अपॉन d। तो dy क्या आया था हमारा 8 और d तो 2 है, तो ये कितना आएगा 4। तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 4 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने फर्स्ट वाला किया वैसे ये भी है, बस इसमें हमने क्या किया कि जो इक्वेशन हमें दिया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो हमने पहले उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, तो ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद जैसे आप सॉल्व करते हो सेम वैसे ही सॉल्व करके पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y, फिर इन वैल्यूज़ को यूज़ करके x और y की वैल्यूज़ को हम निकालते हैं जो हमारे इक्वेशंस का क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन को भी देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये हमारा डिटर्मिनेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2y इज इक्वल्स टू -1 ये हो गया इक्वेशन 1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 तो हो गया इक्वेशन 2। तो अब पहले क्या करेंगे हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो a1 a2 b1 b2। तो a1 क्या आएगा, कुछ नहीं दिया है मतलब 1, ठीक है। तो 1
2 और B2 क्या है, B1 और B2 है -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, तो 3 1 ज़ा 3 -4 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आया हमारा 7 माइनस। तो -7 किसकी वैल्यू है, तो D की। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू फॉर्मूला क्या है, C1 C2 B1 B2। तो C1 क्या है -1 और C2 क्या है 12, B1 क्या है 2 और B2 क्या है -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया -21। तो ये हुआ हमारा डी एक्स की वैल्यू। अब विल फाइंड डी वाई। तो डी वाई A1 A2 तो 1 2 और C1 C2 तो -1 और 12। तो ये देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो 12 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, तो 12 1 ज़ा 12 -2 1 ज़ा 2 और -2, तो ये कितना हो जाएगा 12 13 14 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया डी वाई सॉरी, ठीक है, डी वाई की वैल्यू हमें मिल गई। तो डी मिल गई, डी एक्स मिल गई, डी वाई मिल गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कैसे होती है, डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स क्या है हमारा -21, तो -21 और डी क्या है -7, तो माइनस से माइनस गया, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। ठीक है, y के लिए क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई क्या था हमारा 14 और डी क्या है -7, तो 1 और 2 ज़ा, तो y कितना आया -2। ठीक है, क्योंकि -7 है तो y भी मिल गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। ये भी सेम वैसे ही था जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को किया। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने लगभग कवर कर लिया है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भी देख लिया सॉल्व करके, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करके देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 1 2 एंड 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जितना हमने सॉल्व किया है उतना आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बस टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।